बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। हम जानते हैं कि ये जो विचार प्रवाह था ये बहुत दूर तक अभी और जाना चाहता था, लेकिन जो मुख्तसर में जो छोटे से में उन्होंने जो इशारे किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने हमसे साझा की हैं। और जो सूत्र आप सब लोगों के भीतर जाकर ठहरना चाहिए वो है एक निष्पक्ष नीर विवेक का व्यक्तित्व आपको धारण करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरे ठीक पड़ोस में जो शख्सियत उपस्थित है डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, और उनकी उपस्थिति इन अर्थों में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वे पांडिचेरी से चलकर आए हैं। ये उनका परिचय स्थानिक हो सकता है, लेकिन अगर मैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व जोड़कर कुछ बातें आपके सामने रखूं तो शायद वे भारत के उन बिरले लोगों में से हैं जिन्होंने हिंदी के साथ कई सारी भारतीय भाषाओं में एक साथ काम किया है, और दक्षिण भारत में हिंदी की अलग जगाने का जो गुरुतर कार्य उन्होंने किया है कई सारे अपने प्रयोगधर्मी विकल्पों के माध्यम से, वो हम सबको अलग तरह से उनकी ओर देखने की बार बार विवश करता है। आपको बता दें कि वे पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी के विभाग अध्यक्ष हैं। एक गतिशील प्रयोगधर्मी शिक्षक, पत्रकार, प्रशासक और इतिहासकार के रूप में आपने दक्षिण भारत में हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार, प्रसार, संवर्धन और सृजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई सारी किताबों की रचना उन्होंने की, उनके संपादन में कई सारी किताबें आई हैं। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2004 में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से विभूषित किया है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने आपका ये अलंकरण किया। बहुत सम्मान के साथ हम आदमी डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी को अपने सारस्वत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रणाम। बुद्धंत मार्तंड शीर्षक दिया गया। सबको नमस्कार, वनक्कम। और इतने नाम है मेरे सामने। इस शुभारंभ सत्र के अध्यक्ष पूज्यवर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी और हिंदी पत्रकारिता के द्विशताब्दी प्रसंग पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय समविमर्श के आयोजन करने वाले राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूज्यवर कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी जी और मंच पर मेरे साथ विराजमान अभी तक बीज वक्तव्य से आपको प्रबोधित करने वाले श्री उदय माहुरकर जी और श्री राम तिवारी जी, डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी और मेरा परिचय देने वाले श्री विनय उपाध्याय जी, और मुझे मेरे साथ एक आत्मीय भाई भी आपके विश्वविद्यालय में हैं, आचार्य संजय द्विवेदी जी, और देश के कोने कोने से पधारे पत्रकार, कार्टूनिस्ट, उन सबसे बढ़कर इस राष्ट्रीय पत्रकारिता महा विश्वविद्यालय के प्यारे छात्र और इस शहर के हर प्रांत से पधारे सज्जन देवियों और इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देख रहे हैं मित्रगण और भविष्य में देखने वाले मित्रगण, सबको मेरे प्रणाम। और इतने सारे लोगों को प्रणाम करने के लिए हमारे यहाँ के दक्षिण से एक संगीतज्ञ का नाम आप ले लेंगे, त्यागराज का। आपके महामहिम राष्ट्रपति जो दक्षिण के उस सुदूर रामेश्वरम से पधार कर दिल्ली में बैठे थे, वे भी उसी का संबोधन करते थे, यंदरो महानुभावुल अंदरिकी वंदनम। इसका आशय है कई महान लोग हैं, उन सबको मेरे आपने जब ये शीर्षक दिया प्रणाम बुदंत मार्तंड, और मुझे बुलाया दक्षिण के उस छोर से, चोर को नहीं, उस छोर से, हाँ, जहां माखन चोर के प्रति और
महिमान्वित राम के प्रति भी प्रणम्य भावना है और विशेषकर मां भारती के चरणों का पावन स्पर्श तीनों तरफ से उधदी। कौन सी उधदी? तो भारत के समस्त धाराओं से प्रवाहित वह पुण्य जल की उधदी। तो हर पल मुफान से मां के चरण स्पर्श कर रहा है, उस प्रांत से मैं आया हूं। आप ध्यान दीजिए, जब आप ऐतिहासिक 200 वर्ष का जो प्रणाम उदंत मार्तंड कह रहे हैं, तो एक इतिहासकार के रूप में जब आप 200 साल का मना रहे हैं और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, अभी कुलगुरु महोदय जी ने कहा, जब आप ऐसे ऐतिहासिक पड़ाव पर संविमर्श आयोजित कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको भारत की तमाम भाषाओं की पत्रकारिता पर कार्य करना चाहिए। जब ये उनको आत्मीय परामर्श दिया और आचार्य जी ने उस दृष्टि से इसको आयोजित किया, मैं इस अवसर पर जरूर कहना चाहता हूं, जब हम अभी पधार रहे थे वहां जो प्रदर्शनी लगी थी, 200 साल नहीं उससे पूर्व भी, मतलब 21 गजट से लेकर उदंत मार्तंड से लेकर और 1947 के उस पावन पर्व जो हम आजादी का पर्व कहते हैं, और उस दिन जो वीर अर्जुन के उस मुख पृष्ठ, जिसको हम कहते हैं आवरण पृष्ठ पर जो बात छपी है कि 1000 वर्ष बाद भारत पुनः स्वतंत्र है, तो अभी कुलगुरु जी ने हमें दिखाया। उस दृष्टि से मैं उस इतिहास की ओर आपको ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी चिंता उस समय थी जब इसी मध्य भारत में जो कई सारे ऐतिहासिक पड़ावों पर कई आयोजन हुए थे, जो पत्रकारिता के 1 शताब्दी उत्सव भी मनाया गया था जबलपुर में, और उसका आप देख सकते हैं आपके पुस्तकालय में उसका एक समग्र अंक भी निकला हुआ था, जिसमें मैंने देखा समूचे भारत का परिदृश्य उसमें आना चाहिए था। जब हिंदी पत्रकारिता के 100 वर्षों की बात कही गई, लेकिन वहां बिंदु के उस पार की उपेक्षा थी, मतलब इतिहासकारों ने उस चीज को नहीं देखी थी और उसका उल्लेख नहीं किया था। वो मेरे लिए चिंता की बात बन गई। और आज जब देखता हूं और इतने बड़े भूभाग में पत्रकारिता का 200 वर्ष, हिंदी पत्रकारिता का जो 20 शताब्दी वर्ष आप मना रहे हैं, मैं उस प्रणम्य भावना से, उस आत्मीयता को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर रहा हूं, जो आपकी समावेशी चेतना है, जिसमें जो उपेक्षित प्रदेश है, तो वहां के इतिहास आपके सामने मैं ला रहा हूं। और मेरे लिए जो 15 मिनट का समय मिला है, इसमें आरंभिक जो 5 मिनट मेरे पृष्ठभूमि में ही जा रहे हैं, बाकी का 10 मिनट मेरे लिए काफी है कि मैं उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आपके सामने लाऊं। आप में कई सारे हिंदी के ही पत्रकारिता अध्ययन करने वाले छात्र हैं। निश्चित रूप से आपके कुलगुरु महोदय ने इस संविमर्श के मंच को न केवल एक संगोष्ठी का एक रूप दिया, आपके लिए कार्यशाला का मंच बना दिया। निश्चित रूप से आप यहाँ पे लगातार कार्य करते हुए सीख रहे हैं, तो आपको वो चीज भी मैं बता दूं, क्योंकि मेरे सामने वो भी पुस्तक थी जो आपके आजादी के दौर में सबसे पहले हिंदी पत्रकारिता पर सबसे बड़ा शोध जो हुआ था राम रतन भटनागर जी का, उसको आप देखिए, आपको archives.org में मिल रहा है, तो उसमें आप देखिए, तो उसका शोध जो पहला शोध था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था हिंदी पत्रकारिता पर, उसमें भी दक्षिण नादारत, वो मेरी चिंता का विषय था। तो उस चिंता को लेकर जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, जब आप 200 वर्ष हिंदी पत्रकारिता का ऐतिहासिक पर्व हम मना रहे हैं, उसमें दक्षिण भारत का 130 वर्षों का इतिहास है, ये कम समय नहीं है। तो इतना तो जरूर कहूंगा, 1 शताब्दी और 2 दशाब्दियों का निश्चित रूप से इतिहास है। और इतिहास के 2 दृष्टियों से मैं यहाँ पर आपके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि कई सारे आप हिंदी साहित्य के
इतिहास को भी पढ़ चुके होंगे, और उसमें आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल की पुस्तक में आप जो भी पढ़ेंगे तो उसमें निश्चित रूप से वो पक्ष सामने नहीं आएगा हिंदी पत्रकारिता का आरंभ कहां से हुआ। आप जैसे कहते हैं कोलकाता से भारत की हिंदी पत्रकारिता का उद्भव हुआ, और आज से 200 वर्ष पहले क्यों वहां हुआ, क्यों बनारस में नहीं, क्यों उत्तर भारत में नहीं, क्यों उस अंचल में होना था। आपको पता है पत्रकारिता की गतिविधियां जहां होती है, जहां शासन का केंद्र होता है, उस समय शासन का केंद्र कोलकाता था, वहां पे उद्भव हो गया था। तमाम भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का उद्भव वहां हुआ था। लेकिन दक्षिण में जहां पे आप आज हम सबको कहते हैं मद्रासी, जो भी दक्षिण से आते हैं आमतौर पे मद्रासी कहते हैं, मद्रास उस समय केंद्र था। और आपको आश्चर्य होना चाहिए, यह दोनों का एक साथ कह रहा हूं मैंने, आप कह रहे थे हिंदी पत्रकारिता के इतिहास कह रहे थे, फिर हिंदी साहित्य के इतिहास की बात भी कह रहे थे। मेरे पास समय कम होने की वजह से दोनों को यहां ले रहा हूं। तो आपको आश्चर्य होना चाहिए, इतिहास का पुनर्लेखन होना ही चाहिए। होने से उसमें क्या बात आनी चाहिए कि भारतीय हिंदी साहित्य दक्षिण से शुरू हुआ है, और भारतीय हिंदी पत्रकारिता का शुभारंभ हिंदीतर प्रदेश से हुआ है, बंग प्रदेश से हुआ है। और जहां से मैं आ रहा हूं वहां मेरे जैसे कितने सारे ही पत्रकार पत्र पत्रिकाएं निकाल रहे थे। ये 30 वर्ष पहले मैंने निकाला था, और इसमें वही भावना है कि कल हम लोग रविंद्र की जयंती मना रहे थे, जिन्होंने कहा था चित्त येता भय शून्य उच्च येता शिर। मतलब उनकी भावना आप जानते हैं, जहां चित्त में भय नहीं, जहां सिर ऊंचा है, जहां ज्ञान मुक्त है। तो ऐसी भावनाओं को लेकर ही पत्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं समाज में। तो ऐसे समाज दक्षिण में भी है। कोई इतिहास में उसका उल्लेख वहां, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से आपको पता है, अपभ्रंश का साहित्य जो है दक्षिण में बैठकर स्वयंभू ने, जो उनका प्रथम महाकाव्य है, उन्होंने रचा था। आप उस पर शोध कर सकते हैं। दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूं, दक्षिण में हिंदी के प्रवेश को लेकर यदि आप देखेंगे तो उसका हजारों वर्षों का इतिहास है, हजारों वर्षों का इतिहास है। लेकिन मैं वहां से शुरू करूं, जब मैं दक्षिण भारत की हिंदी पत्रकारिता के उदय की बात जहां करना है, तो भारत भवन में खड़े होकर जब आपके सामने मुझे यहां बुलाने की समावेशी चेतना की तारीफ करते हुए मैं जब कर रहा हूं, दक्षिण के उस प्रणम्य कवि को भी तारीफ करना चाहिए जो तमिल भाषी थे, जिनको आपने सुब्रमण्य भारती कहा। भारती उनका नाम नहीं था। तो वहां के एट्टाईपुरम के एक राजा ने एक बच्चा जो कविता लेकर आता उनको भारती की उपाधि दी थी, तो उनका नाम सुब्रमण्यम था, सुब्रमण्य भारती कहलाया। सुब्रमण्यम भारती का आप आइए, दो जगह है, एक मद्रास शहर है, मद्रास में समुद्र जहां स्पर्श कर रहा है, जो आप अक्सर जरूर मद्रास जाने से वहां जाते हैं, जिसको मरीना बीच कहते हैं। वहां आपको उस इलाके का नाम तिरुवेल्लिकेनी है, आजकल ट्रिप्लिकेन कहते हैं अंग्रेजी का नाम। वहां पे भारतीय रहते थे। वहां एक मंदिर भी है, ऐतिहासिक मंदिर, वहां जरूर आपको जाना है, क्योंकि यहाँ जब भारतीय पत्रकारिता की बात हो रही है, कल भी मुझे अवसर मिल रहा है, तब जरूर भारतीय उस पार्श्व को लेकर मैं बात करूंगा। अब मैं हिंदी को लेकर केंद्रित करते हुए वो बात रखना चाहता हूँ। तमिल के पत्रकार सुब्रमण्य भारती ने 1906 में अपना जो अखबार था, उस समय का साप्ताहिक अखबार, उसका नाम इंडिया है। तमिल में भारत को इंडिया कहते हैं, क्योंकि तमिल प्रदेश में अंग्रेजों का शासन था उस समय, और उस समय इंडिया नाम चलता था। उस इंडिया अखबार में उन्होंने तमिल अखबार में हिंदी को जोड़ा, वो सबसे पहला प्रयास था। उसके बाद 1921 से लेकर, तो मतलब आप देख सकते हैं कि 105 साल पहले लगातार पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी। केवल कुछ नाम मैं आपके सामने गिनता हूं, वो नाम में क्या प्रणम्य भावना है आप समझ पाएंगे। तो क्योंकि मुझे एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार महा विश्वविद्यालय में जब आपकी जो चेतना है, समावेशी चेतना,
जब उन्होंने कहा था मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ऐसे भारती सुब्रमण्य भारती ने अपने जो अखबार में हिंदी के शामिल करने के साथ जो पत्रकारिता शुरू की थी, आप पढ़ेंगे दक्षिण के इतिहास को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जिसको दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार सभा, वहां पे जहां हिंदुस्तानियों के हित की बात 200 वर्ष पहले तो जुगल किशोर ने अपने अखबार के आवरण पृष्ठ पर उस उद्घोष को छापा था। आप अभी भी जाकर देखें उस शिलालेख पर, क्योंकि आज इतिहास जो लिखते हैं उसमें लिखते दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का नहीं, वो शिलालेख देखिए, उसमें गांधी जी द्वारा उद्घाटित उस शिलालेख में लिखा है दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार सभा। तो मतलब मिली जुली की जो भावना थी उस समय थी, उसी दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको विशेषकर दक्षिण में हिंदी की चेतना को लेकर देखना है। विशेषकर आपको जो भक्ति द्रविड़ उपजी की जो बात आप कहते हैं, जिस शंकराचार्य ने 8वीं सदी में समूचे भारत में हिमालय तक जाकर तो धर्म की जो भावना स्थापित की थी, और उस दृष्टि से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक नाम लेना ही पड़ेगा, केरल प्रदेश का स्वाति तिरुनाल। ये 18वीं सदी के थे, और 18वीं सदी में मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने सुना दूं, क्योंकि तिरुवितांकुर मतलब जिसको आज त्रिवेंद्रम आप कहते हैं, वहां के राजवंश में जन्मे श्री राम वर्मा उनका मूल नाम था, श्री राम वर्मा। आप अक्सर उनका नाम सुनते हैं स्वाति तिरुनाल के नाम से। उन्होंने लिखा था उसी दौर में, भाषा समझिए आप सबसे पहले, मैं आपको शंकराचार्य के संस्कृत पढ़ नहीं रहा हूं यहाँ पे, या स्वाति तिरुनाल की अपनी भाषा मलयालम नहीं पढ़ रहा हूं, आप सुन के समझिए कौन सी भाषा है। अवध सुखदाई अप बाजे बधाई, रतन सिंहासन के पर रघुपति, सीता सहित सुहायो, राम भरत सुमित्रा नंदन ठाड़े, चामर चतुर डुलायो, मातु कौशल्या करत आरती, निज मन वाम चित पायो, राम पद्मनाभ प्रभु फनि पर, शाही त्रिभुवन सुख कर आयो। श्री राम दरबार के वर्णन पर आधारित 18वीं सदी का हिंदी में मतलब आपको ब्रज में गीतों का, लेकिन उस दक्षिण के उस चोर में बैठे आप सोच लीजिए तो उस समय किस प्रकार के साधन थे। जैसे कुलगुरु जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मैं पुदुचेरी से निकला, शाम तक मध्य भारत भोपाल में